हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका परफेक्ट टीचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए और आज तो दिन भी इतना शुभ है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। लगातार इतने अच्छे अच्छे मौसम आ रहा है, इतना अच्छा अच्छा त्योहार आ रहे हैं, है ना। मजा ही आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए अपने एक और नए चैप्टर को शुरू करते हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इसको खत्म करें। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर में रैखिक समीकरण। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए, हमने जब अपना पोलिनोमियल पढ़ा था, बहुपद पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था एक रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। कौन से होते हैं एक रैखिक समीकरण? जिनकी पावर 1 होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। मैंने आपको पढ़ाया था x + 2 इक्वल टू को छोड़ो अभी। ये देखिए x + 2 कैसा बहुपद है, कैसा पोलिनोमियल है? तो भाई इस पूरे की डिग्री कितनी है? इस पूरे की डिग्री 1 है। तो ये कैसा हो गया? ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया, यानी हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे होगे, मैं यहाँ पे इक्वेशन या समीकरण बोलने से बच रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी देखिए, ये मेरा सिर्फ एक पोलिनोमियल है जिसको मैं px लिखती हूँ, x + 2, ये मेरा x की फॉर्म में है। मैं इसको समीकरण या इक्वेशन कब तक नहीं बोलूंगी? जब तक मैं इसके इक्वल टू में 0 नहीं कर दूंगी। मतलब कोई भी पोलिनोमियल हमारा जब इक्वेशन बन जाता है, जब उसके इक्वल टू में कुछ आ जाता है, जैसे अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा x + 2, तो ये मेरा एक पोलिनोमियल है, ये मेरा एक बहुपद है। लेकिन अगर मैं इक्वल करके 0 लिख दूंगी, या मैं इक्वल करके 1 लिख दूंगी, या मैं इक्वल करके 2 लिख दूंगी, मतलब इक्वल करके मैंने कुछ भी लिख दिया, तो फिर ये बहुपद एक मेरा समीकरण बन गया, एक मेरी इक्वेशन बन गई। मतलब इक्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी के भी इक्वल ने किसी को रख रहे हैं, किसी चीज को इक्वेट कर रहे हैं किसी चीज से, तो वो हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसी तरीके ये मेरा बहुपद है, ये मेरा पोलिनोमियल है, जो किसमें है? जो कि मेरा रैखिक समीकरण है, मेरा रैखिक बहुपद है, यानी मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। और जब मैं इसको इक्वेट कर दूंगी 0 से या किसी भी से भी, तो ये मेरा समीकरण बन जाएगा। कैसे समीकरण? भाई लीनियर बहुपद था, तो समीकरण में कैसा बनेगा? लीनियर इक्वेशन बनेगी, रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और लिखी गई है यहाँ पे, दो चर हमने पढ़ा था। जैसे ये मेरा x है, ये एक चर है, ये मेरा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है x। अब टू का मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, दो चर होंगे, तो या तो एक x हो गया, एक y हो जाएगा। मतलब ये हो सकता है x + y = 0। भाई x + y एक पोलिनोमियल हो गया, रैखिक है। इस भाई पूरे की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। तो ये रैखिक हो गया हमारा। जब = 0 कर दिया तो समीकरण बन गया। दो चर है यहाँ पे, एक x चर है, एक y चर है, तो दो चर में हो गया। तो हो गई ये वाली बात, आपको क्लियर हुई? दो चर में रैखिक समीकरण कैसे होते हैं? इस टाइप के, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, उसकी पूरी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे कहलाएंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो वो होती है मेरी ax + by + c = 0। ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी मेरा मूल रूप होता है। किसका मूल रूप होता है? ये मूल रूप होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर में रैखिक समीकरण का, ये मेरा मूल रूप होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ a है, कुछ b है, ये x और y। अब भाई मैंने बोला कि दो चर होंगे, दो वेरिएबल होंगे। दो वेरिएबल किसके होंगे? भाई वो x और y भी हो सकते हैं, वो mn हो सकते हैं, वो yz हो सकते हैं, वो wt हो सकते हैं, वो ut हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो वेरिएबल दो होने चाहिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए, बस इतना सा ही है इस चैप्टर में, आप ये समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बस सबसे पहली बात तो यही समझनी थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसी इक्वेशन होगी, इसमें क्या क्या आएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है, तभी हम इसको फिनिश कर लेंगे। कुछ की कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया सिर्फ इसमें वही है। सबसे पहले ये है कि फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं ax + by + c। यही सामान्य रूप जो भी होता है, यहाँ पे रूप लिख लीजिए बस। ठीक है, फिर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और भी हो सकते हैं, a b हो सकता है, ठीक है, ut हो सकता है, wx हो सकता है, मतलब कोई भी, बस मेन ये है कि दो वेरिएबल्स होंगे। कोफिशिएंट, जब मैंने ये बात की थी
जो भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होंगे वही हमारे कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है। ठीक है, अब आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई इनके, हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब मैंने बोल दिया कि भाई मेरी एक ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, जब ने बहुपद पढ़ा था, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे रूट्स, कुछ हमने रूट्स पढ़े थे, है ना। रूट्स क्या होते थे, रूट्स वो वैल्यूज होती थी जो अगर हम x की जगह पुट करते थे तो हमारा आंसर क्या आता था, 0। यानी कि हमारा पूरा पॉलिनोमियल, जैसे ये मेरा एक पॉलिनोमियल था, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है जो कि है x प्लस 2, ये मेरा एक बहुपद है x प्लस 2। तो मैं अगर बोलूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, तो वो क्या थे, या इसका फैक्टर क्या था, फैक्टर की बात कर रहे थे, तो वो चीज क्या थी कि जो भी हम वैल्यू x की रखें और ये पूरा 0 बन जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हमारा रूट हो जाएगा, है ना, वो हमारा मूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे अगर मैं x की जगह क्या रखूं, -2 रखूं, अगर x की जगह मैं क्या रखती हूँ, -2 रखती हूँ, तो -2 प्लस 2 ये मेरा आ गया 0। मतलब यहाँ पे -2 ने मुझे 0 दे दिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि -2 इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरीके से जब हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो x और y की वो वैल्यूज, x और y की वो वैल्यूज जो इसे क्या कर दे, जो इसे 0 बना दे, जो इस इक्वेशन को क्या बना दे, इस इक्वेशन को हमारी को 0 बना दे, वही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 7, मैंने बोल दिया x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मैं बोलती हूँ इसके सॉल्यूशन बताओ, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन मतलब कोई x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर दे, कोई y की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे को, मतलब जब x और y की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए या 7 के इक्वल आ जाए, या क्या हो जाए 7 के, मतलब अभी 0 नहीं आएगी क्योंकि हमने 7 रखा है। तो x और y की ऐसी वैल्यू कि जब उन्हें सोल्व करे तो इक्वल इसके आगे, इस वाले के इक्वल आ जाए। या अगर मैं बोलती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको 0 के बराबर ला दे, तो वो मेरे सोल्यूशन हो जाएंगे। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। भाई मैंने मान लिया x की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, मेरी 1। जब मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, हम इसके लिए सोल्व कर ले हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 7। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 1 उधर चला जाएगा तो y आ जाएगा 7 माइनस 1। तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 मुझे क्या दे देगी, 7 दे देगी। ठीक है, तो यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, अगर मैं बोलती हूँ भाई मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2, अगर मैंने x 2 मान लिया तो मैं यहाँ पे रखूंगी और यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 5। मतलब मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगी और y की वैल्यू 5 रखूंगी तो भी मेरा 7 आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू 5 रखने पर भी मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, और x की वैल्यू 1 रखने पर और y की वैल्यू 6 रखने पर भी मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो मेरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ x इक्वल टू 3 रहा होगा, जब मैंने x इक्वल टू 3 रखा तो मेरी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, मेरी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। कितनी, 4। मतलब जब मैं x के इक्वल 3 रखूंगी और y के इक्वल 4 रखूंगी तो भी मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो भी मेरा 7 आ जाएगा ना। बराबर ये तभी होंगे भाई जब ये वाला पोर्शन बराबर है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मैं तो x की जगह 4 रख रही हूँ, है ना, मैंने x की जगह 4 रख लिया, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है, ये भी मेरा एक सॉल्यूशन है, ये भी मेरा एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैंने x की वैल्यू 5 मानी अब की बार,
तो यहां से मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहां से मेरी y की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, हमें साफ साफ दिख रहा है -5, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 2। तो मैं बोल सकती हूं कि x की 5 और y 2, ये भी मेरा एक सॉल्यूशन है। तो देखा, हमने एक ही क्वेश्चन के लिए 3-4 सॉल्यूशन निकाल लिए, और इसी तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितने सारे, मतलब हम कोई भी x की एक वैल्यू पुट करेंगे, उससे अलग हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, और वो हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उस इक्वेशन में ही रख के देख रहे हैं, और हम ये रख के प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि एक जो रेखिक समीकरण है, जो एक रेखिक समीकरण है 2 चरों में, उसकी वैल्यू, उसके सॉल्यूशन असीमित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? असीमित हो सकता है। कोई 1-2 ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जितने हम चाहें उतने सॉल्यूशन उससे बना सकते हैं। तो किसी भी रेखिक समीकरण, किसी भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण के असीमित हल हो सकते हैं। ठीक है, a solution to a linear equation in 2 variable is a pair of values x y that satisfy the equation when submitted into it infinitely many solution. A single linear equation in 2 variables has an infinite number of solution. ये बात आपको याद रखनी है कि इसके असीम रूप से कई समाधान हो सकते हैं, असीमित रूप से बहुत सारे इसके जो सॉल्यूशन है वो हो सकते हैं। ठीक है, किसके? एकल रेखिक समीकरण के, 2 चर वाले एक रेखिक समीकरण के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपसे स्टेटमेंट बोल के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कितने सारे सॉल्यूशन होते हैं, है ना। एकल रेखिक समीकरण, 2 चर वाले एक रेखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने समाधान होंगे, तो आप बता सकते हो इनफाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, असीमित रूप से अनेक समाधान इसके हो सकते हैं, असीमित समाधान हमारे हो सकते हैं। बात समझ में आई? बस यही 2-3 बातें आपको समझने की जरूरत है, और फिर तो जब आप फटाफट क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको फटाफट समझनी। जैसे यहाँ देखिए, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्चुअल, ax + by + c। आपको हर इक्वेशन को इसी से ही कंपेयर करना है, और जो भी ये पूछ रहे हैं वो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे इसमें क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे जो मूल फॉर्म है, इससे इसको कंपेयर करना है, और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, ए की, बी की और सी की। देखिए, ये है मेरी 2x + 3y = 4.37। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ ax + by + c = 0, तो मुझे ये इसके इक्वल करनी पड़ेगी। अब मैं देख लूंगी यहाँ पे 2x + 3y, भाई इधर मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे ये प्लस का, इसको मैं माइनस का इधर ले आऊंगी, तो ये बन गया -437 = 0। अब ये इसकी जैसी फॉर्म बन गई। अब जब मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चल रहा है a = 2 है, b = मेरा 3 है, और c = मेरा कितना है, -4.37। और बस यही मेरे आंसर है, मेरे को कंपेयर ही करके दिखाना था, है ना। बड़ा इजी पीजी सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा क्या कर रखा है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है x - 4 = √3y। सबसे पहले आप इसको इधर लेके आओगे, क्योंकि आपको ये उधर हमें 0 चाहिए अपनी फॉर्म को कंपेयर करने के लिए। देन x - 4 -√3y = 0 बन गया। अब हमें x और y एक लाइन में चाहिए, तो x - 3y - 4 = 0। अब आपको इसको कंपेयर करना है किससे, ax + by + c = 0। सेम है, कंपेयर कर लीजिए। a x के साथ यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। इस तरीके से b जिसके साथ y मल्टीप्लाई है वो b होगा, तो y मल्टीप्लाई किसके साथ है, √3 के, √3 किसका है, माइनस का, तो माइनस का √3। c कहाँ है, c ये है, जो कि क्या है मेरा -4, और यही मेरा क्या हो गया, बस आंसर हो गया। इतना सा ही कंपैरिजन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी से ही उठाए हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल से आपकी एक समझ विकसित होती है, और हमें वही करनी है। यहाँ पे देखिए, हमें =0 लेके आना है। ये है मेरा 5x - 3y, या तो आप इन सबको इधर ले आओ। अगर मैं इनको लेके आती हूँ तो 5x माइनस का और 3x प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा =0। इनको अरेंज कर लो, पहले x फिर y और फिर कोफिशिएंट।
ठीक है, मतलब जो मेरा सी कांस्टेंट टर्म थी। तो ये हो गया मेरा -5x + 3y और ये प्लस का 4, क्योंकि मैं ये सारे इनके सिंबल ऐसे ही रहे क्योंकि मैं इनको इधर नहीं लेके गई हूँ, सिर्फ इनको इसी साइड अरेंज किया है ना। अब इससे कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -5। b y के साथ कौन मल्टीप्लाई है b, तो b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी c, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है मेरी 4, और ये हो गया मेरा कंपैरिजन। मुझे a b और c तीनों की वैल्यू का पता चल गया। इसमें देखिए वही सब टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, = 0 करेंगे। अब भाई जब हम इससे कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से, तो यहाँ देखिए x के साथ मल्टीप्लाई है a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, y के साथ मल्टीप्लाई है मेरा b, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो हम मानते ही है ना, तो -1। और c, भाई c तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। बस यही मेरा कंपैरिजन हो गया, इतने से इजी इजी ये क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। 2 चरों के समीकरण के रूप में आप कैसे लिख सकते हो, मतलब मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए जहां पे एक x हो एक y हो या u t कुछ हो, मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए कम से कम। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ देखिए यहाँ मुझे दे रखा है x = -5, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -5, मतलब x = -5 दे रखा है और मेरे को इसको 2 वेरिएबल्स में बनाना है, मतलब यहाँ पे मुझे एक x चाहिए और एक y चाहिए। तो x तो इन्होंने खुद से ही दे रखा है, फिर हम क्या करेंगे भाई, हमें y करना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे कर दूंगी x + y = -5, तो देखिए यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी कुछ y की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ x की वैल्यू दे रखी है ना। अगर x की वैल्यू ही -5 कर दूंगी और फिर y रह जाएगा, तो y क्या बचा यहाँ पे, y क्या बचा भाई, ये x = -5 है, x = क्या है -5 है। मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0, ठीक है, और x की वैल्यू है मेरी -5। इतनी बात समझ में आई, x की वैल्यू मेरी क्या है -5 है। तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ भाई, मैं इस x को इधर ले आऊंगी, ये जो x है इसको मैंने इधर ले लिया, ये हो गया +5 = 0। अब यहाँ पे x भी आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ गई, x भी आ गया कांस्टेंट टर्म भी आ गए, सिर्फ बचा मेरा y। तो मैं y को क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ x + 0 × में y + 5 = 0। ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी जब मेरे को किसके रूप में लिखनी है, जब मुझे दो चरों के समीकरण के रूप में लिखनी है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पे दे रखा है y = 2, आप ले आइए y, इसको इधर -2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी ax + by + c = 0। c हमारा होता है कांस्टेंट जो भी होता है, तो यहाँ पे y का मल्टीपल भी भाई y आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई, क्या चाहिए x चाहिए, लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 0√x + y -2 = 0, और ये मेरी बन जाएगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पे दे रखा 2x = 3, तो 2x इसको इधर लेके आएंगे -3 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो भाई x तो मिल गया, कांस्टेंट टर्म मिल गई, y नहीं मिला, तो y लेने के लिए क्या करेंगे 2x -3, या फिर आप -3 को बाद में लिखिए, +0 को मल्टीप्लाई किया y से और -3 = 0। बस ये मेरी क्या बन गई, 2 वेरिएबल्स में एक मेरी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन, और अब मुझे यही बनानी थी। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा 5y = 2, सेम वही प्रोसेस करना है आपको। 5y 2 को इधर ले आओ, ये माइनस को हो गया =2। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है मेरी ax + by से मैच करो कि आपको क्या क्या मिल गया, मुझे y मिल गया, मुझे कांस्टेंट टर्म मिल गई, लेकिन मुझे x नहीं मिला। x लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, हम अपने मन से ना एक तरफ कुछ भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें इवेंचुअली 0 ही देता है।
ठीक है। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप सिर्फ 0 लिख के ही ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, एक 0 ऐड करनी है x के साथ, मतलब जो भी आपको वेरिएबल नहीं दे रखा, सिर्फ वो वेरिएबल 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये आपका आ गया आंसर। तो ये सभी आपके क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बन गई। किसमें, ये हमारी बन गई दो वेरिएबल्स की एक रेखिक समीकरण बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, बस इतना सा ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। छोटे मोटे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ था, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन से ही आपको बेहतर समझ आएगी। सिर्फ समझ यही थी कि जो इसके हल होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बस ये दो चीजें ही आप मेन याद रख लो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब भाई आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं जब हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखो, जब हमें ऐसे एक स्टेटमेंट दे रखी हो, एक सेंटेंस दे रखा हो, तो आप उससे एक लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से दुगनी है। भाई इन्होंने बोला है कि जो एक नोटबुक है ना वो पेन की कीमत से दुगनी है, मतलब अगर जो पेन है वो मेरा 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी, उसके 2 गुनी है। 5 का 2 गुना कितना होता है, 10। मतलब अगर मेरा पेन 5 रुपए का है तो मेरी नोटबुक कितने की है, 10 की है। तो मैंने पहले मैंने क्या सोचा कि मेरा पेन कितने का है, तो इसमें यही बोला, इसमें टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी b। मतलब नोटबुक का मूल्य आप x लीजिए और पेन का मूल्य आप y लीजिए। तो मुझे पहले, मैं नोटबुक का मूल्य कब निकाल सकती हूँ, जब मुझे पेन का मूल्य पता होगा। इन्होंने क्या बोला है कि भाई मेरी किताब इतने की है, कितने की, कि जितने का मेरा पेन है उसके 2 गुणों की। अब भाई मैं बोल रही हूँ मेरा पेन 5 रुपए का है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी बुक कितने की हुई। समझ आई। अगर मुझे ये पता होगा कि भाई मेरा पेन कितने रुपए का है, तभी तो मुझे पता चलेगी ना कि नोटबुक कितने की रुपए की है, अगर वो उसकी दुगनी है। अब मुझे पता चल गया पेन मेरा 5 रुपए का है, तभी मैं बता सकूंगी ना कि भाई नोटबुक जो 5 की कीमत, जो पेन की कीमत उसकी दोगुनी है, और पेन की कीमत है 5, तो 5 का 2 गुना हो जाएगा 10। मतलब नोटबुक की कीमत मेरी कितनी है, 10 हो गई। तो मैं अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगी, ये मैं लाइन कैसे लिखूंगी। मतलब पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा, पहले मुझे अपनी नोटबुक जो मेरा पेन है उसके वैल्यू का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा कि भाई नोटबुक का मूल्य आप x मानो, ठीक है। तो मैं मान लूंगी, माना, आपको हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना नोटबुक का मूल्य, ठीक है। नोटबुक का मूल्य यानी x बोला है तो हम x ही मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। और फिर यहाँ पे माना पेन का मूल्य, किसका, पेन का मूल्य, जो कि मेरा आ जाएगा y। इंग्लिश में देखें तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y। अब उन्होंने बोला कि x किसके इक्वल है, x क्या है, नोटबुक है, और वो किसके इक्वल है, जो y है। y क्या है, पेन की कॉस्ट है उसका 2 गुना। किसका 2 गुना, y का 2 गुना। मतलब जो मैंने बोला था कि भाई जो पेन है वो 5 का है, तभी तो मेरी जो नोटबुक है वो कितने की होगी, 10 की, क्योंकि 5 का 2 गुना ही 10 होता है। तो मैं यही लिखूंगी ना कि 10 किसके इक्वल है, 5 गुना 2 के। तो मैंने यहाँ पे बस वही लिखा है कि जो x है वो मेरा इक्वल है 2y के। इतनी बात समझ में आई। x मेरा किसके इक्वल है, 2y के। जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा x, मैं इसको इधर लेके आऊंगी -2y इक्वल टू 0। क्या लिखूंगी, x -2y इक्वल टू 0। तो यही मेरे हो जाएगी, मैं एक लीनियर इक्वेशन ऐसे ही बनाऊंगी। समझ आया। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। इन्होंने बोला कि एक नोटबुक की कीमत उतनी है जो मेरा पेन है उसकी कीमत के दुगनी की। मतलब अगर मेरा पेन 5 रुपए का है तो मेरी नोटबुक है 10 रुपए की, यानी 5 के 2 गुने की। तो 5 का 2 गुना मैं ऐसे ही लिखती हूँ ना कि भाई 10 इक्वल है 5 गुना 2। तो मैंने मान लिया इस 10 को, मैं बोल रही हूँ कि भाई ये 10 तो है x के इक्वल, और ये जो 5 है वो है y के इक्वल। यही मैंने माना था, ये नोटबुक की कीमत है और ये 5 किसकी है,
10 की कीमत यही मैंने यहाँ पे मान रखा है। और बस जो 10 इक्वल टू 5 गुना 2 थे, 10 का नाम मैंने दूसरा x दे दिया, 5 का नाम मैंने y दे दिया, 2 तो ऐसे ही कैसे है, तो x इक्वल टू 2y मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये मेरी एक जो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मेरा बन गया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यही इन्होंने मुझे बोला था और वो मैंने लिख दिया, और इसी की हेल्प से मैंने फिर ये वाली अपनी इक्वेशन बना ली और ये मेरा आ गया आंसर, क्योंकि इन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए ही बोला था। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन एज केस। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax plus by plus c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक का a b c का हमें वैल्यू बतानी है। भाई ये मेरे इक्वेशन दे रखी है, वही जो हमने अभी एग्जांपल में किया था वही हमें देखना है यहाँ पे। पहले आप इस सबको इधर ले आओगे, क्योंकि मुझे इधर क्या चाहिए, मुझे अपने राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं इस पूरे को उठा के इधर ले आऊंगी, ये बन जाएगा उधर प्लस का, इधर माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, बार आपको लगाना है इक्वल टू 0। अब अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उससे इसको कंपेयर कर लो। x के साथ मल्टीप्लाई है a, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। इसी तरीके से b, y के साथ मल्टीप्लाई है b और यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3। फिर c हमारा कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -9.35 बार। बस ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, यही मेरी वैल्यूज आ गई ए बी और सी की, और ये मेरी बन गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे भी आपको वही ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। भाई यहाँ पे है ये, अगर मैं इसको लिखूं तो x माइनस 5/5 -10 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 है और सभी दे रहे हैं, सिर्फ मुझे वैल्यू कंपेयर करनी है। x के साथ मल्टीप्लाई a है और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। y के साथ मल्टीप्लाई मेरा b है और यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई क्या है भाई, एक तो माइनस है, और ये तभी आया हुआ है ना y/5, जैसे 1/5 मल्टीप्लाई y, तो उसको हम लिख सकते हैं y/5, मतलब y के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/5, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो कितनी होगी मेरी -10। बस यही इजी पीजी से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में क्या बनाना है, 0, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में उधर 0 है, तो मैं 6 को इधर लेके आऊंगी, उधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया और ये बन गया 0। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 3 और कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू आ गई मेरी -6, और ये बन गया मेरा आंसर। है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है मेरा x इक्वल टू 3y, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी मेरी वो थी ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3, प्लस माइनस का भी बहुत ध्यान रखना है, और c यहाँ पे मुझे कोई कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं दिख रही, तो वो क्या है 0, वो क्या है मेरी 0, और ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2x इक्वल टू -5y। हमें इधर 0 चाहिए, तो इधर तो -5y है, इसको उधर उठा के लेके जाएंगे, इधर माइनस से इधर बन जाएगा प्लस का, और इक्वल टू 0। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे तो बताइए a कितने के, a किसके इक्वल है, a है मेरा 2 के इक्वल, b किसके इक्वल है, y के साथ जो मल्टीप्लाई है यानी 5 के इक्वल, और c तो मुझे कांस्टेंट टर्म तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही, बस x और y वाले मल्टीप्लाई दिख रहे हैं, तो इसका मतलब c हो गया मेरा 0, और यही बन गया मेरा आंसर। आया समझ में? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसी के पार्ट चल रहे हैं, आपको ax और ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसी के पार्ट चल रहे हैं, ये अपने जो एक्सरसाइज थी 4.1 उसी के सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। यहाँ पे भी आपको वही सेम करना है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, बस इससे हमें कंपेयर करना है, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे इधर 0 है, हमें 0 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है 3,
बी की वैल्यू कितनी आ रही है जो वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, भाई वाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं है तो मतलब 0 होगी। सी जो कि मेरी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख रही है क्या, तो ये मेरा हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 0, सीधा सीधा इससे कंपेयर कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ 0 बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ए भाई जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो x है, जो वो a होता है, तो x तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, इसका मतलब a मेरा 0 हो गया। y सॉरी y नहीं यानी b क्या होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है, y के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1 है ना। और c मेरा क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -2। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इधर हमें 0 बनानी है तो हम उधर जाएंगे 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे, ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब a की वैल्यू मेरी कितनी हो गई -2, b की वैल्यू है जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है वो होती है b की वैल्यू, y तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू 0 और c यानी +5, ठीक है। और यही मेरे क्या हो गए, मेरे आंसर हो गए, यही मेरे सॉल्यूशन हो गए। समझ आया, था बड़ा इजी सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वही हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो चुकी है, ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 है और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। चलो इसको भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल तभी हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x + 5, इसका पूछा है एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। भाई आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखना भूल गई, तो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। इसके लिए बोला था फर्स्ट एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, केवल ओनली 2 सॉल्यूशन, यानी ओनली 2 सॉल्यूशन। और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने भाई अपना पहले ही सीख लिया कि भाई जो ऐसी होती मतलब ये होती हैं, क्या होती हैं y इक्वल, अब ये क्या है y इक्वल टू 3x + 5। मैं अगर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करती हूँ तो मैं ले आऊंगी y - 3x - 5 इक्वल टू 0। जब इसको अरेंज करूंगी तो ये बन जाएगा मेरा 3x + 5 - 5 इक्वल टू 0। ये कैसे किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ax + by + c इक्वल टू 0। इस फॉर्म जैसे ये हमें लग रही है, मतलब ये हमारा एक क्या है, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। और ये मैंने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल्स में होती है तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, मैंने बोल दिया क्योंकि इन्होंने पूछा ना कि भाई कारण बताइए क्यों। ये जब उन्होंने पूछा वाई, मतलब आपको रीजन देना है ना, तो रीजन देखिए। जब मेरी ये अगर सिर्फ हम इसी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी लेके जाते हैं, तो भाई मुझे अपनी एक टेबल बनानी है जिसमें मैं एक बार कुछ y की वैल्यू रखूंगी और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखिए ये मेरी x है और यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने x को रख दिया 0, मैंने x को क्या रख दिया 0। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ 3, ये 0, ये +5, इसने 0 बना दिया तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर मैं बोल रही हूँ कि भाई नहीं, मैं तो x की वैल्यू 1 रखूंगी, x की वैल्यू क्या रखूंगी 1। नेक्स्ट पेज पे करें इसको, थोड़ा सा पेज छोटा रह गया हमारा, टेबल को भी वही बना लेंगे, ठीक है। देखिए मेरी इक्वेशन थी y इक्वल टू 3x + 5, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई जहाँ पे मैंने एक x की वैल्यू रखी, एक y की वैल्यू, और मैंने देखा कि मेरे कितने क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, कोई और सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे x रखूंगी और y की वैल्यू निकल के आएगी। x वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो y आ गई 5। अब भाई मैं x 1 रख रही हूँ, जब मैंने x कितना रखा 1 रखा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब मैं अगर x 2 रखती हूँ, अगर मैं x क्या रखती हूँ 2 रखती हूँ, तो यहाँ से आ गया 6 और ये आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। इसी तरीके से मैं 3 रखूंगी तो अलग वैल्यू आएगी, 4 रखूंगी तो अलग वैल्यू आएगी, 5 रखूंगी तो अलग वैल्यू आएगी, मतलब ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज आती रहेंगी।
बहुत सारी वैल्यूज और एक्स और वाई की वैल्यूज ही इस इक्वेशन का क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर जब मैं इसको बनाती हूँ अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारी क्या बनी थी, y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो बन गई थी माइनस 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये इक्वेशन पहले ये उठा लीजिए, 0 और 5, x की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी, ये भाई -3 हो गई, ये 0, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी थी मेरी, 5 थी, और -5। अब हमें ये देखना है इक्वल टू 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता तो हम बोल सकते हैं इसका ये सोल्यूशन है। तो यहाँ से तो भाई -3 को 0 से करेंगे, 0 हो गया, ये +5, ये -5, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, क्या बोल गया, 0, इक्वल टू 0 आ गया। यही हमें बताना था कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। इसी तरीके से हम 1 और 8 पे कर सकते हैं, 2 और 11 पे कर सकते हैं, 3 और अलग जो भी वैल्यू आएगी उस पे कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। आप बस ये एक टेबल दिखा के सोल्व कर सकते हो, जिससे आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के लिए 4 हल निकालें। मतलब भाई ये बताने में क्यों लिखना भूल गई, हमें यहाँ पे 4 सॉल्यूशन देने हैं, 4 सॉल्यूशन देने हैं। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उनके लिए हमें 4 सॉल्यूशन देने हैं। जैसे ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, मुझे यहाँ पे 4, भाई इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले x को 0 मान लो, फिर एक बार आप y को 0 मान लो, फिर x को 1 मान लो, y को 1 मान लो, ये आपके 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। आप अपनी टेबल बना लो। ये भाई मैंने बना ली अपनी टेबल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आपकी खुद से निकल के आ जाएगी। आपने मान लेना है लेट x इक्वल टू 0। जब आपने x इक्वल टू 0 रखा तो ये सब 0 हो गया, y की वैल्यू आपकी 7 आ गई। जब मैंने x 0 माना, y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो मेरा एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 7। फिर भाई मैंने लेट, अब मैंने मान लिया y इक्वल टू 0। क्या मान लिया, y इक्वल टू 0। जब मैंने y को 0 माना तो 2, x तो ऐसे था, y 0 हो गया इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे गुना में ये आ जाएगा 7/2, तो मेरी ये वैल्यू आ गई 7/2, 7/2, ठीक है। तो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया 7/2। भाई हमेशा पहले x लिखा जाता फिर y, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा, उसी तरीके से है ये, ठीक है। दूसरा, अब भाई मैंने मान लिया x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे 2 था, x की वैल्यू 1 मान ली, y इक्वल टू 7, ये 2 आ गया, प्लस y इक्वल टू 7, 2 उधर जाके माइनस चला जाएगा, तो 7 माइनस 2, और y की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया, 4 निकालने थे, 3 तो आ गए, तो एक सॉल्यूशन मेरा आ गया, x की वैल्यू जब 1 है और y की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से अब मैंने y को 1 मान लिया, y को क्या मान लिया, 1 मान लिया। जब मैंने y को 1 माना तो यहाँ पे x ऐसे कैसे रहा, y 1 आ गया और ये था 7, तो 2x 1 को उधर लेके जाएंगे, 6 बन गया, x इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2, कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 3, तो मेरा एक सॉल्यूशन आ गया 3 1। अब 4 क्या, अब 4000 निकाल सकते हो ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है ना। 4 तो बहुत छोटा पूछ लिया इन्होंने, आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये मत करने लग जाना कि एनसीईआरटी में जो पीछे सॉल्यूशन दे रखे मैं उनसे मैच करके देख लूँ। भाई इसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं कि सबके सॉल्यूशन मैच हुए, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी उन्होंने वही माने जो मैंने मान ली, या उन्होंने अलग मान रखे तो अलग वैल्यू जा जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि जब भी हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो इक्वल टू 7 आ जाएगी, बस फोकस इस बात पे करना है। आप x और y की, और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एक चीज को मान लो और दूसरे की वैल्यू खुद से खुद निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक चीज को मान लो, दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दोनों इकट्ठे सोचना आप मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ एक की वैल्यू रखो, कोई भी, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, रैंडमली कोई भी जो आपके दिमाग में आया वो x की वैल्यू सोचो, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऐसे तरीके से, ठीक है। ये इनका एक बेस्ट अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, आपको सेम वही करना है, अपनी टेबल बना लेनी है एक, ठीक है। आपको अपनी एक टेबल बना लेनी है, उसमें आपको एक जगह एक्स की वैल्यू रखोगे, वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, बस इतना सही काम करना है एक्स और वाई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक्स को माना 0, एक्स को क्या माना 0 माना। अब पाई को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मेरा 0 ही हो जाएगा, तो मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी 9, वाई की वैल्यू आ गई 9। अब आप वाई को 0 मान लो। जब मैंने वाई को 0 माना
9, तो मेरी पाई x इक्वल टू आ गया 9 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया 9/पाई। ठीक है, तो आप ये बोल दोगे और ये कितना आ गया 9/पाई। तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, एक सॉल्यूशन आ गया 0/9, एक सॉल्यूशन आ गया आपका 9/पाई/0। भाई हमेशा आपको ना x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है। ठीक है, फिर आप क्या मार्क करोगे, एक जगह आप पाई ही मान सकते हो, है ना। मैं y की वैल्यू पाई मान सकती हूँ या x की वैल्यू मैं पाई मान सकती हूँ, या मान लीजिए आपने जो, चलो पाई छोड़ो, कुछ और एक मान लो, दो मान लो, कुछ भी मान लो, एक मैंने एक मान लिया। ठीक है, y की वैल्यू मैंने एक मान ली, तो पाई x और यहाँ पे है सॉरी ये प्लस का था, +1 = 9, 1 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो पाई x आ जाएगा मेरा 8 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8/पाई। बस ये मेरी x की वैल्यू आ गई 8/पाई। अब आप x को 1 मान लो, भाई मैंने x को 1 माना, तो पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी पाई रहेगा, यहाँ पे y है 9, तो मेरी यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, 9 - पाई। ठीक है, क्योंकि हम इसको पूरा सोल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू रुक के हम सोल्व नहीं कर रहे, तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई, जो कि मेरी क्या आ गई 9 - पाई। बस यही आपके सॉल्यूशन आ गए। आप 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 56 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 100 मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर लोगे, इसको x की वैल्यू रखना, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रखना, y की वैल्यू आ जाएगी, y की रख लेना, x की आ जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे चलते जाना है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आप कर लोगे, बहुत ईजी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन से नहीं है। भाई आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे ना इंग्लिश के लिए लिखना भूल गई, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों भूल गई, इसलिए मैं आपको ना ट्रांसलेट करके बता रही हूँ जो भी है। यहाँ पे इन्होंने बोला गया है, चेक विच ऑफ फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नोट। मतलब आपको ये बताना है सिर्फ कि यहाँ पे जो इन्होंने हमें ये दे रखे हैं, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं मतलब जब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया x - 2y = 4, मतलब जब हम x और y की वैल्यू रखेंगे, अगर हमारा 4 आ रहा है तो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है मुझे 0 और y की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 0 - 2 और फिर 2, ये देखना ये 4 के इक्वल आएगा या नहीं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया 0 और ये माइनस का है माइनस, और 2 आ गया 4, तो ये मेरे किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरा -4 के, लेकिन मुझे किसके इक्वल चाहिए था 4 के, तो ये नहीं है 4 के इक्वल, मतलब ये मेरा एक सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना सही करना है, नोट आ सॉल्यूशन और ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरे में दे रखा है x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो सेम इसी में रखना है। x क्या है मेरा 2 है, -2, y की वैल्यू 0 है। अब ये देखना है 4 के इक्वल आ रहा है या नहीं, ये 2 आ गया, ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, -0 = 2 आ गया, 2 नॉट इक्वल टू 4 होता, 2 तो भाई 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी एक हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नोट आ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बस इतना सही करना, आपको वैल्यू रख के देखनी है, अगर वैल्यू आ रही है तो बस ये ध्यान रखना कि हमेशा आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। यहाँ पे x की वैल्यू है मेरी 4 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, इक्वेशन क्या थी मेरी, x - 2y = 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई, -2 ये 0 = 4, भाई ये तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 = 4, ये होता है, तो इसका मतलब ये मेरा एक सॉल्यूशन है। हाँ, ये मेरा एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये √2 है, ये 4√2 है। भाई x की वैल्यू यही x है मेरा यहाँ पे। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे जो x की वैल्यू है वो है √2 और जो हमारा y है उसकी वैल्यू है 4√2। जब हम x की वैल्यू रखते हैं √2 - 2 और y की वैल्यू 4√2, वो = 4 आना चाहिए, ये आ गया मेरा √2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हो जाएगा 8 और ये बन गया √2। √2 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 1 - 8, तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन नहीं है। आप यहीं पे छोड़ सकते हो कि नहीं भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम नहीं मानते सॉल्यूशन को। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 1 और y की वैल्यू दे रखी है 1। जब आप x की वैल्यू रखते हो 1 - 2 और y की वैल्यू 1 = 4, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये नहीं आएगा, 1 2 मैं घटाऊंगी इतने से तो ये मेरा माइनस का 1 आ गया, जो नॉट इक्वल टू +4 होता है, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नोट आ सॉल्यूशन, बुद्धू बना रहे हैं हमें। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का।
और भाई मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को, मुझे नहीं पता मैं आज क्यों भूल गई, शायद आज मेरा फास्ट है इसलिए मेरा दिमाग ना कम चल रहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है भाई मेरा, के का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का एक हल है। क्या बोला है इन्होंने, भाई मैं इंग्लिश वाले के लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x इक्वल टू और y इक्वल टू, एक सॉल्यूशन है किसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू के का। मतलब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये जो हमारी एक इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमारे x की वैल्यू है, जो मेरे x की वैल्यू है 2 और जो मेरे y की वैल्यू है 1, अगर वो मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो वो इसका एक सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे जो भी k की वैल्यू है वो ठीक है, मतलब आपको सीधा सीधा इसमें क्या करना है कि x इक्वल टू 2 रखना है और y इक्वल टू 1 रखना है और हमें बस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई 2 दूनी कितना होता है 4 और 3 एकम कितना होता है 3, तो ये कितना आ गया 7 और यही मेरे k की इक्वल है। तो मतलब मेरे k की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बस मुझे यही फाइंड आउट करना है और ये मेरा आंसर आ गया। देखा आपने कितनी छोटी सी, कितना छोटा सा चैप्टर था, 2 एक्सरसाइज थी, हमने दोनों कंप्लीट कर ली, कॉन्सेप्ट हमने अलग से समझ लिया और बस हमें कितना टाइम लगा, थोड़ा बहुत ही, ठीक है। तो बड़ा जल्दी ये हो गया। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। और रोज आपकी वीडियो 5 बजे आती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।